नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर से मैं मौजूद हूँ, पूजा भारद्वाज, और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और रात आर्थर रोड जेल में काटनी होगी, क्योंकि जमानत अर्जी पर जो आज सुनवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो कल भी जारी रहने वाली है। उनकी ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज पेश हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और क्या कुछ दलीलें उन्होंने रखी हैं वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले हैं, वो ना स्मोक कर रहा था ना इसका सेवन कर रहा था, गिरफ्तारी की ही जरूरत नहीं थी। आर्यन खान कोई ग्राहक नहीं था, यानी कि वो टिकट लेकर यहाँ पर क्रूज शिप में नहीं गए थे, बल्कि उन्हें खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया था। एनसीबी गवाह के विवाद को हमसे जोड़ना गलत है, ये दलील जो मुकुल रोहतगी दे रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं एनसीबी के किसी अफसर पर आरोप हमने नहीं लगाया है, सिर्फ आरोपी नंबर 2 यानी कि अरबाज मर्चेंट का साथ होना मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। कोई अपने जूते में अगर कुछ रखता है तो मैं आरोपी कैसे हुआ? मेरे माता पिता के कारण ये केस सुर्खियों में है। हाँ, उम्मीद है पूरी कि कल सबकी आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट के 2 ही दिन बचे हैं, कल के बाद जब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है या फिर दिवाली वेकेशन से पहले। बिल्कुल नहीं, हमारे पास वक्त है, ऑलरेडी कोर्ट ने कल के लिए इसको फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो फ्राइडे से पहले आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमें पूरी। एक्यूज नंबर 11 थे, उनका नाम था मनीष राजगिरिया। ही बिलोंग्स टू ओडिशा, ही इज बिजनेसमैन, और उनके पास से ऐसा प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था कि 2.4 ग्राम ऑफ गांजा मिला है, लेकिन जो हम लोगों ने पंचनामे की कॉपी कोर्ट में एप्लीकेशन करके उनके पास से ली और एनसीबी ने हमको मेल किया, तो उसमें स्पेसिफिक लिया था इनके पोजीशन से नहीं मिला हुआ है। जब क्रूज वहाँ से रिटर्न आई तो रिटर्न आते समय सिक्योरिटी ऑफिसर पाटिल ने वो हैंड ओवर किया, बस उसी के चार्जेस के हिसाब से इनको पूरा ये किया गया, और सेशंस कोर्ट ने 50,000 का बिल ग्रांट किया है। लेकिन ये भी 19, 17, 20 आरोपियों में से है। हाँ, ये 19-20 आरोप में से एक आरोपी है, एक्यूज नंबर 11 है ये। और जिस वकील को इस वक्त आप सुन रहे थे, पहले तो ये जानकारी आपको महन दे दी कि एक तरफ जहां पर आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज हो रही थी, कल होगी, 2:30 बजे तक के लिए ये टली है, कल पूरी होने वाली है। लेकिन इसी बीच जो 20 गिरफ्तारियां हुई हैं इस ड्रग्स क्रूज शिप मामले में, उसमें जो 11 नंबर के आरोपी हैं मनीष राजगिरिया, उन्हें सेशंस कोर्ट से यानी कि निचली अदालत से जमानत मिल गई है, जबकि उनके पास 2.4 ग्राम गांजा मिला था। इनके अलावा एक कविन साहू दूसरे आरोपी है, उनको भी जमानत मिल गई है। और इसी खबर पर सीधे हम चल रहे हैं, सुनील सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। आप सुनील, सबसे पहले तो इस पर जानकारी दीजिए, जो इन 2 आरोपियों को जमानत मिली है, और ये भी बताएं कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो अब जमानत अर्जी पर सुनवाई कल होगी, इस जमानत को किस तरह से आधार बनाया जा सकता है सुनवाई के दौरान? देखिए पूजा, जो एनसीबी का जो कहना है कि ये पूरे मामले में एक साजिश हुई थी, और उन्होंने उसके लिए एनडीपीएस की कानून की धारा 29 लगाई है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये अगर सभी कॉन्स्पिरेसी से तहत एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो फिर जब आर्यन को जमानत नहीं मिल पा रही है, अरबाज मर्चेंट को जमानत नहीं मिल पा रही है, मुनमुन धमेचा को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो फिर मनीष राजगिरिया और अविन साहू को कैसे मिल गई? तो साफ तौर पर जो उनका दावा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हुआ है। और ये जो मामला है, दोनों को जब जमानत मिल चुकी है, तो कल ये जब यहाँ पर 2:30 बजे बहस शुरू होगी, तब साफ तौर पर आर्यन की तरफ से, अरबाज की तरफ से, मुनमुन धमेचा की तरफ से रखा जाएगा कि इसी में ऐसे ही मामले में जो 20 आरोपी हैं, उन्हीं में से 2 लोगों को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है, जबकि आर्यन खान जो है, आर्यन खान के पास तो पोजीशन भी नहीं मिला था, उसने सेवन भी नहीं किया था, और लगभग केस बिल्कुल उसी की तरह था, तो फिर भी मिल जानी चाहिए। तो एक बड़ी वो कह सकता हूँ कि एक बड़ा आधार कहीं ना कहीं मिला है दलील रखने के लिए डिफेंस के पास, ये दोनों की जमानत मिलने के बाद। बहरहाल आज जो कोर्ट में 2 घंटे चली बहस में मुकुल रोहतगी ने एक तरफ जहाँ इस पूरे मामले को ही गलत, गिरफ्तारी को ही आर्यन की गलत बताया, वहीं आर्यन को किसी और से जोड़े जाने का भी उन्होंने दलील दी कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अरबाज से भी नहीं जोड़ा जा सकता है, और जो आरोपी नंबर 17 है जिसके साथ जोड़ा गया, जो आर्यन के से चैट के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उससे भी नहीं जोड़ा जा सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो साजिश का आरोप लगाया गया है, अगर साजिश की बात थी इस पूरे मामले में, तो जब पहले दिन ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को, तब साजिश की धारा क्यों नहीं लगाई गई थी? तो दलीलें इस तरह से कुल उन्होंने रखी और पूरी कोशिश ये की है कि ये मामला बिल्कुल जमानत के लिए फिट है।
क्योंकि पहले तो गिरफ्तारी ही गलत है, और अगर गिरफ्तारी हो भी गई है और मान लीजिए कि जो कंसिव पोजीशन की बात हो रही है और कंसिव पोजीशन की बात हो रही है और उन्हें और वो साबित भी होता है, तो भी जो सज़ा है वो 1 साल की है। ऐसे में जमानत का अधिकार बनता है आरोपी का। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सुनील बता रहे थे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे दलीलें रखी गई, और कल अब 2:30 बजे के बाद ये जो जमानत अर्जी पर सुनवाई है वो जारी रहने वाली है। इसी बीच जमानत अर्जी के सुनवाई के सामने अगर आप देखें, नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी ओर से पलटवार समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन पर लगातार आज भी जारी रहा। और आज जब सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि किस तरह से फर्जी तरीके से जो उनका प्रमाण पत्र है उसकी बिना पे उन्होंने नौकरी पाई है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनसीबी के एक अधिकारी के गुप्त लेटर को उनके पास वो पहुंचा है जिसमें 26 आरोप लगाए गए हैं। तो स्पेशल 26 करके उन्होंने ट्वीट किया था और उस पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि एनसीबी की ओर से 2 लोगों के कॉल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और तमाम ऐसे आरोप वो आगे भी लगाते रहेंगे। इन आरोपों का सामना करते हुए समीर वानखेड़े का परिवार सामने आया, उनकी पत्नी और उनकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैसे जवाब दिया, आरोप क्या थे, आपको सुनाते हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फोन इंटरसेप्ट कर रहा है। जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीजों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा, इसके कारण ये सारी चीजें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीजें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में, हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है और हम बहुत सिंपल लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी की जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए। और वसूली और रिश्वत की जो तमाम आरोप लग रहे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर, आपको बता दें कि इस पर विजिलेंस जांच भी एनसीबी की ओर से शुरू हो रही है, आंतरिक जांच, और उसके लिए 5 सदस्यों की जो टीम है एनसीबी की वो कल मुंबई पहुंच रही है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में ये टीम आरोपों की जांच करेगी और कल 6:30 बजे दिल्ली से ये टीम यहां पर रवाना होगी, 9 बजे के करीब मुंबई पहुंचेगी। और कल 5 सदस्यों की जो ये टीम है, ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा जोनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी जो शामिल हैं, जांच इसकी शुरू होगी मुंबई में। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 2 विधानसभा सीटों पर 30 तारीख को वोट डाले जाने हैं, लेकिन जो ये चुनाव है वो किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, मनीष कुमार अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दूसरे नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते हुए नीतीश कुमार वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक और सभा में पहुंचे थे। राजीव कुमार सिंह जी को विजयी बनाइए। ये हम नीतीश कुमार पिछले साल इसी सीट के साथ ही कुशेश्वर स्थान सीट भी जीतने में कामयाब हुए थे। हम तो एक ही अपील करेंगे, कल क्या था इसको भूलिएगा मत, और जो भी उसके बाद किया गया है उसको ध्यान रखिएगा, और एक के बाद कहीं कोई कमी रहती है उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम तो ये दावा नहीं करते हैं कि जितना चाहे सब काम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक काम हुआ। नीतीश की तुलना में तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में जनता से कुछ इस अंदाज में संपर्क और संवाद करते हैं।
क्या तकलीफ है यहाँ? बिजली भी कटौती करने लगा। तेजस्वी ने इस बार कांग्रेस की परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार खड़ा किया और तारापुर से यादव की जगह वैश्य उम्मीदवार दिया है। वहीं कुशेश्वर स्थान से मूसहर समुदाय का उम्मीदवार है, जिससे बेशक नीतीश के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम सोचे आप लोगों के पास फिर से हम आकर के रुके, क्योंकि ये जो इलाका पूरा है ये लालू जी का गढ़ है। लेकिन इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान और कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार देकर पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है। बुधवार को लालू यादव तेजस्वी के साथ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। तारापुर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।